लास्ट क्लास में हमने ये स्क्वायर देखा था, इसके हमने डिफरेंट पॉइंट्स है, यानी कि एक सेट एस एक्स बनाया था। ये सेट एक्स के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और ये से लेके P4 तक ये सेट एक्स ये नजर आ रहा है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद हमने D4 ग्रुप लिया था, ठीक है, जो कि स्क्वायर की सिमेट्रीज के ग्रुप्स होते हैं आइसो में, ठीक है, और डाइहेड्रल ग्रुप भी इसे कहते हैं। तो फिर हमने ये देखा था कि सेट एक्स जी डिफाइन किया था। सेट एक्स जी कहा था कि एक्स के वो एलिमेंट्स जो एक्स के वो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जिनकी वजह से जी पर कोई फर्क ना पड़े, यानी जी जो है वो एक्स के एलिमेंट्स को फिक्स रहने दे, वो एक्स जी कहलाएगा। और जी एक्स जो है इसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपी सब ग्रुप। इसमें जी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस एक्स की वजह से फिक्स रहें, इन पे कोई फर्क ना पड़े। इसकी एग्जांपल्स हमने एग्जांपल्स में अगर एक्स जी की एग्जांपल है तो एक्स लिखेंगे और म्यू टू, तो इसका मतलब है कि हम ये देखेंगे कि ये जो म्यू टू है इसकी वजह से जो एक्स के एलिमेंट चेंज नहीं हुए वो देखेंगे। तो म्यू टू की वजह से ये सब चेंज हो रहा है। कौन चेंज नहीं हो रहा? ये भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये चेंज हो गया। M1 अपनी जगह पे, एस और इसके अलावा S4 अपनी जगह पे, S2 अपनी जगह पे, तो S2 और S4 आ गया। फिर M1 और M2 अपनी जगह पे, C अपनी जगह पे, और P2 और P4 अपनी जगह पे, ये आ गया, ठीक है। तो जो इस म्यू टू की वजह से चेंज नहीं हुए वो आएंगे इसके अंदर। अच्छा, DS1 ये आइसोट्रॉपी सब ग्रुप है। इसमें ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे ये वाले जो कि चेंज नहीं हुए इस की वजह से, ठीक है, यानी कि GX इज इक्वल टू G, ये यानी X अप्लाई होने के बाद उसके ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये GX इज इक्वल टू G की गलती से लिखा हुआ है ये GX इज इक्वल टू G X इज इक्वल टू X है। इक्वेशन तो वही रहेगी, रिजल्ट तो X के आ रहा है, यानी इक्वेशन वही है, GX इज इक्वल टू X, यहाँ भी GX इज इक्वल टू X। तो ये है कि X के एलिमेंट्स फिक्स रहने वाली रखने वाले G के एलिमेंट्स, और यहाँ X के एलिमेंट्स फिक्स रखने वाले किसी पर्टिकुलर G के लिए, ठीक है। यहाँ ये है कि किसी X के लिए G के वो एलिमेंट्स जो X को फिक्स रखें। तो GS1 देखते हैं, तो S1 ये रहा, तो S1 को जो चेंज नहीं करेंगे वो एलिमेंट इसमें आएंगे। तो एक S1, एक ये आ गया रोनल, रोनल S1 पे अप्लाई हुआ S1 आया, और एक म्यू1 जो कि S1 पे अप्लाई हुआ तो S1 आया। इसी तरह GC में पूरा G आ जाएगा, क्योंकि C पे कोई से भी अप्लाई हो वो अपनी जगह पे है। GM1 में क्या होगा, ये M1 है, इसमें रो 1 आ जाएगा और रो 2 आ जाएगा और म्यू1 आ जाएगा और म्यू2 आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स इस तरह से लिखिए। तो ये जो है ये कहलाते हैं आइसोट्रॉपी सब ग्रुप्स। इन्हें आइसोट्रॉपी सब ग्रुप्स कहते हैं। अब इसके बाद जो है वो देखें, एक रिजल्ट है, थ्योरम 16.14। let X be a G सेट, X एक G सेट है, ठीक है, for X1 and X2 belongs to X, let X1 is related to X2
if and only if and only if there exists G belongs to G such that Gx1 is equal to x2, Gx1 is equal to x2, then ये twiddle is an equivalence relation. ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि ये ट्विडल जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब इसका प्रूफ देख लीजिए कि किस तरीके से होगा। हमने क्या किया, देखिए हमें इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि अगर हमारे पास ये होगा x2 इज रिलेटेड x1 इज रिलेटेड टू x2, ये इफ एंड ओनली इफ है Gx1 equals x2 या Gx1 is equal to x2, तो इसका मतलब होगा x1 is related to x, यानी कि दोनों जो है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ है। तो अगर ये दिया होगा तो ये यूज कर सकते हैं और ये दिया होगा तो ये यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसके लिए लिखा, अब ये शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका मतलब है हमें शो करना है कि इसमें तीन प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज जी? ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से हम शुरू करते हैं, रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक और फिर उसके बाद ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो कर देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कहा कि फॉर ईच x belongs to x, we have ex related to x। ठीक है, या पहले सॉरी ऐसे नहीं कर रहे, ये तो इक्वल आएगा ना। वी हैव ex इज इक्वल टू x, ये हमें ग्रुप एक्शन की प्रॉपर्टी पता है, ex इज इक्वल टू x होता है, तो ex इज इक्वल टू x। अब ये इफ एंड ओनली की कंडीशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो x is related to x या x ट्विडल x, ठीक है, क्योंकि e को किसी के साथ भी ऑपरेट करेंगे वो खुद ही आ जाएगा। तो ये कंडीशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक देख लीजिए। सिमेट्रिक के लिए हमें ये शो करना है कि अगर x1 is related to x2 implies x2 is related to x1, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हमने लिखा कि let x1 is related to x2, ठीक है, ये हमने कह दिया। सो x1 equals Gx1 equals x2, ये हो जाएगा इस डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक, अब दोनों तरफ g से ऑपरेट कर दें। जी इनवर्स है, जी इनवर्स Gx1 equals G इनवर्स x2, ठीक है, दोनों तरफ आपने जो है। अच्छा, ये एक चीज में लिखना भूल गया इसमें, इसके स्टेटमेंट में, let x be a G set for x1 x2 belong to ax, let x1 twiddle x2
इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स, हाँ नहीं सही है, ठीक है, ये जी के लिए, यानी कि अगर जी ऐसा हो तो ठीक है। ये लिखा है मैंने, मुझे लगा कि मैंने शायद नहीं लिखा। अब इसको सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स जी टाइम्स x1 इक्वल्स जी इनवर्स x2, और ये जी इनवर्स जी जो है ये ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई x1 इक्वल्स जी इनवर्स x2, और ई x1 जो है x1 हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जी इनवर्स x2 इक्वल्स x1। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई अगर जी ऐसा मौजूद हो जो इस तरह से लिखा जाए, तो जरूरी थोड़ी कि ये जी लिखा हो, तो जी का मतलब है ग्रुप जी का एलिमेंट कोई हो, जैसे कि हमने यहाँ ई लिखा था, तो ग्रुप जी का एलिमेंट, तो अगर जी जी का एलिमेंट है तो जी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का, तो इसका मतलब है कि ये जी का एलिमेंट मौजूद है, तो इसके लिए जी इनवर्स x2 इक्वल्स x1, तो इसका मतलब ये हुआ कि x2 इज रिलेटेड टू x1, तो हमने लिया था x1 इज रिलेटेड टू x2, यानी x1 ट्विडल x2, तो अभी आ गया x2 ट्विडल x1। अब इसके बाद ट्रांजिटिव देख लीजिए। ट्रांजिटिव ये होती है कि अगर x1 इज रिलेटेड टू x2 and x2 is related to x3, so this implies x1 is related to x3, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने कहा कि if x1 is related to x2 and x2 is related to x3, then तो इसका मतलब ये होगा कि g, अब दो है ना, तो एक के लिए g1 करते हैं, g1 x1 equals x2 and g2 x2 equals x3, ठीक है। अब ये जो x2 है किसके बराबर है, g1 x1 के, तो इस x2 की जगह g1 x1 लिखा जा सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, g1 लिखेंगे और सॉरी g2 लिखेंगे, और फिर यहाँ x2 लिखना है, इस x2 की जगह हम लिख देंगे g1 x1, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से इसमें आ गया, ठीक है, इक्वल्स x3। अब यहाँ पे हम ग्रुप एक्शन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि जी सेट है, तो ग्रुप एक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इस तरह से लिखा हो, तो आप इसे लिख सकते हैं g2 g1 x1 इक्वल्स x3, और यहाँ ये भी लिख दीजिएगा फॉर g1 g2 बिलोंग टू g, ये g1 और g2 किसके अंदर है, g के एलिमेंट्स है, तो अगर ये g1 और g2 g के एलिमेंट्स है तो इनका प्रोडक्ट भी किसका एलिमेंट होगा, g का एलिमेंट होगा, so this implies x1 is related to x3 since g2 g1 is an element of g, ये प्रूव हो गया ट्रांजिटिव। कोई प्रॉब्लम, देखिए एक डेफिनेशन देख रहे हैं हम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, x जो है जहां भी हम सेट x की बात करेंगे वो कौन सा होगा, जी सेट, यानी कि जिसके ऊपर ग्रुप एक्शन जो है अप्लाई होता है, तो ईच सेल इन द पार्टीशन, सेल आप लोग समझते हैं किसे कहते हैं, मैंने बताया ही था आप लोगों को पहले, क्या डिसजॉइंट और इन, हाँ सेल्स जो हैं वो उन्हें कहते हैं जो एग्जॉस्टिव हो,
यानी कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट है और उनका यूनियन जो है वो पूरा आ जाए तो वो सेल्स होंगे ऐसे, ठीक है। तो ईच सेल इन द पार्टीशन, और उन्हीं के जरिए फिर हम पार्टीशन करते हैं। ईच सेल इन द पार्टीशन ऑफ द इक्विवेलेंस relation described above, यही जो थ्योरम में डिस्क्राइब किया हुआ है, is an orbit in X under G. So if X belongs to X, the cell containing X is the orbit of X. ठीक है, ये इसका जो है वो ऑर्बिट कहलाएगा। अब ये ऑर्बिट क्या चीज है, ठीक है ना। ईच सेल इन द पार्टीशन ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्क्राइब्ड अबव इज एन ऑर्बिट इन एक्स, ये ऑर्बिट अंडर जी। तो जी के जरिए जो है इसके ये ऑर्बिट्स हो गए, ठीक है। तो जो है देखें, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, represented by GX। देखिए तो फर्क है, ये जो G सब X लिखा था वो आइसोट्रॉपी सब ग्रुप था, और इस तरह से जो लिखा है इसका मतलब है कि ये जो है ये पार्टीशन है। अब देखें यहाँ, अब इस डेफिनेशन को आपने देख लिया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ अगर देखें इस सेट में, ये सेट X है, तो इसमें जो पार्टीशन कर रहे होंगे ऑर्बिट्स, वो कौन कौन से होंगे, देख के बताएं फॉर से। सेट X है ये पूरा, अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया है, यानी कि वो समझ लें उसी में से जो है वो आएंगे। तो देखें, बता दूं मैं कि आप लोग बता रहे हैं मुझे, ये एक ऑर्बिट हो, ये एक ऑर्बिट हो गया, सही है, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, कंटेनिंग वन एक ऑर्बिट है, ये कंटेनिंग टू, इसी तरह से ये एक ऑर्बिट है, इसी तरह से ये एक ऑर्बिट है, ये एक सिंगल है, इसी तरह से ये ऑर्बिट है, और ये सारे पार्टीशन हैं। अगर आप देखें तो इनका सबका जो यूनियन होगा सब मिलके वो पूरा सेट एक्स आ जाएगा, और इनमें से कोई सा भी दो लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट होगा। यानी कि अगर कहेंगे G1, तो G1 का मतलब क्या है, ये देखिए वन इसके बराबर में लिखा है, सबस्क्रिप्ट नहीं, यहाँ क्या था, सबस्क्रिप्ट था, तो ये सबस्क्रिप्ट नहीं है, इसके साथ लिखा हुआ है, ये फर्क है। तो ऑर्बिट कंटेनिंग वन, तो ये होगा 1 2 3 4, यानी कि ये वही होगा जो G2 होगा, ये वही होगा जो G3 होगा, ये वही होगा जो G4 होगा। इसी तरीके से जो है GM1, ये होगा M1 M2, और ये वही होगा जो GM2 होगा। इसी तरह से GC जो होगा वो सिर्फ C होगा, उसमें एक एलिमेंट होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो है ये कहलाता है ऑर्बिट, ये हमने इसकी एग्जाम्पल दी। अब इसमें होता क्या है, जो है ऑर्बिट में
ऑर्बिट में होता ये है कि जो अगर हम ये कहते हैं कि जो ऑर्बिट है इसमें जी एक्स, ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट का ऑर्डर क्या होगा, ये अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दरअसल क्या होता है, ये होता है इंडेक्स ऑफ जी सब एक्स इन जी, ये इसके इक्वल होता है। अगर जो ग्रुप जी है वो फाइनाइट ग्रुप अगर हमने लिया तो इस तरह से होता है, ठीक है। और इसके अलावा जी एक्स जो है ये क्या करता है, ऑर्डर ऑफ जी एक्स डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, यानी ऑर्बिट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो देखिए ऑर्बिट जो है इसके ये ऑर्बिट नजर आ रहे हैं, तो ऑर्बिट कितने ऑर्बिट का, इसका 4 होगा, ये भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ग्रुप के एलिमेंट कितने थे, 8 थे, तो 8 को ही डिवाइड कर रहा है। ये भी कितने, 4 हैं, तो ये भी 8 को डिवाइड कर रहा है। ये 2 हैं, ये भी डिवाइड कर रहा है। ये 2 हैं, ये भी डिवाइड कर रहा है। ये 1 है, ये 4 है। तो ऑर्बिट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ये यहाँ पे ये पता चलता है। इसके अलावा ये जो ऑर्बिट का ऑर्डर होगा वो इंडेक्स होगा किसी एक्स के लिए। अब जैसे G1 हमने निकाला है, वो किसका है, हमने GS1 जैसे निकाला है, ठीक है। GS1, अब जाहिर है कि इससे ही नजर आ रहा है तो वो तो ऑब्वियस है कि वो नंबर ऑफ कोसेट्स तो वही होते हैं ना, उसी तरीके से। G1 है जो, चले G1 ले लीजिए। तो G1 है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें कि G और फिर उसके बाद जो एलिमेंट 1 है, ये जो आइसोट्रॉपी सब ग्रुप है G1, ये निकालते हैं क्या होगा। तो आइसोट्रॉपी सब ग्रुप G1 क्या होना चाहिए, आइसोट्रॉपी सब ग्रुप जिससे 1 चेंज नहीं है, एक रो नल होगा और एक डेल्टा 2 होगा, ये G1 होगा। जबकि G1 क्या चीज है, G1 जो है ये है 1 2 3 4, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ जी यानी कि इंडेक्स ऑफ G1 इन जी, ये क्या चीज होगी, ये होगी G1 के जरिए जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे जी में वो हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट्स हैं और जी के कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो कितने कोसेट्स बनेंगे, 4 बनेंगे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो पता है ना आप लोगों को, वैसे तो हर एलिमेंट को उसमें ऐड करते, वो ऑपरेट करते तो 8 बनते हैं, लेकिन वो जो 8 होंगे उसमें से 2 जो है वो सेम होंगे। तो इस तरह से जो है 4 होंगे। और ऑर्डर ऑफ G1 जो है ये भी देखने क्या है, ये भी 4 है, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट, हमेशा इसी तरह से होगा। थोड़ा और जो है वो आगे चलते हैं इसको, ताकि ये जो है वो चीज़ें हमारी जो है वो हो सकें मज़ीद जो है। अच्छा, अब देखें कि एक मिनट, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे